नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की किताब पढ़ रहे हैं और आज है उसमें हमारा अध्याय 2 आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डेटा। और इस कलेक्शन ऑफ डेटा के चैप्टर में आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे गुरुजी? तो आज हम लोग टॉपिक करेंगे हम आंकड़े कैसे संग्रहित करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे इस टॉपिक को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो परिचय है इसका इंट्रोडक्शन है और आंकड़ों का अर्थ जो है वो जान लिया था। ठीक है, आंकड़ों के स्रोत जो हैं वो क्या होते हैं वो अपन लोगों ने जान लिया था। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े बताए थे। आज मैं आपको पहले शुरुआत वहीं से करूंगा और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो आपको लिखवा देता हूं। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो स्कूल वाले क्वेश्चंस पूछते हैं वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े में अंतर बताइए। तो स्कूल वालों ने नहीं कराया होगा तो कोई बात नहीं, अपन करवा देते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है प्राथमिक आंकड़ों को क्या कहा जाता है? प्राइमरी डेटा कहा जाता है, प्राइमरी डेटा। और इसको क्या कहा जाएगा? द्वितीयक आंकड़ों को सेकेंडरी डेटा कहा जाता है। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। अब प्राथमिक आंकड़े क्या है? प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं। मौलिक होने का अर्थ क्या है कि बेसिक है, ये शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है ना, जैसे आप लोग कक्षा 11 में संविधान वाली किताब राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं मौलिक अधिकार हमारे। ठीक है, और इससे पहले 10वीं तक भी पढ़े होंगे, 9वीं में है पूरा चैप्टर मौलिक अधिकार। मौलिक का मतलब क्या है? बेसिक है, वो तो होनी चाहिए, शुरुआत ही वहीं से होती है। तो ये क्या है? प्राथमिक आंकड़े मौलिक है, मतलब जो शुरुआत होगी वो यहीं से होगी। क्योंकि प्राथमिक आंकड़े क्या है? सबसे पहले प्राथमिक आंकड़े ही क्या करा जा रहा है? लोगों के द्वारा जो सूचना है वो उसको इकट्ठी करी जा रही है और वही प्राइमरी डेटा बन रहा है। तो प्राथमिक आंकड़े मौलिक होंगे। द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं होते हैं, ये बेसिक नहीं होते। ये तो एक्चुअल में जो प्राथमिक तैयार करे गए हैं उन्हीं के सहारा लेकर करके तैयार किए जाते हैं। प्राथमिक आंकड़ों को अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं जाकर या एजेंसी के द्वारा कार्य क्षेत्रों में एकत्रित किया जाता है। अनुसंधानकर्ता, जो अनुसंधान करने वाला है, जो रिसर्च करने वाला है। अब प्राथमिक आंकड़ों को तो क्या है, जो रिसर्च कर रहा है, जो पूरा सर्वेक्षण सर्वे कर रहा है, उसको क्या है, खुद को कार्य क्षेत्रों में जाकर के एकत्रित करना होगा। जैसा कि अपन ने एक एग्जांपल लिया था कि आप अपनी स्कूल में सभी बच्चों से जो फिल्म सितारा है उसकी लोकप्रियता के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको खुद को हर बच्चे के पास जाना पड़ा, हर क्लास में जाना पड़ा, वहां से पूछना पड़ा। तो अनुसंधान करने वाले गणनाकार जो हो वो आप हो और आप उस कार्य क्षेत्र, मतलब जहां पे कार्य करना होता है, हर क्लास में जा रहे हो, हर बच्चे के पास जा रहे हो और उनसे पूरा सर्वे लिख रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं को जाकर कार्य क्षेत्र में डेटा एकत्र करना पड़ता है। द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? अन्य व्यक्तियों द्वारा पूर्व में संकलित किए हुए होते हैं। और द्वितीयक आंकड़े क्या है? वो है जो पहले किसी ने संकलित कर दिया था, कोडिफाइड कर दिया था, पूरा सेट करके बना करके रखे थे और हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, सेकेंडरी डेटा कहलाते हैं। तो प्राइमरी क्या है? जो सबसे पहले तैयार करे जाएंगे, और सेकेंडरी क्या है? जो प्राइमरी की ही मदद लेकर करके आगे यूज करे जाएंगे, उनको हम सेकेंडरी डेटा कहेंगे। प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए अधिक श्रम, अधिक धन एवं समय की आवश्यकता होती है। अब प्राइमरी डेटा है, अब प्राइमरी डेटा में क्या है? अधिक श्रम, ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी, ज्यादा लोगों की आपको आवश्यकता होगी, क्योंकि आप खुद जाकर करके डोर टू डोर आप हर व्यक्ति के पास जाकर करके क्या कर रहे हो? डेटा कलेक्ट कर रहे हो। तो ज्यादा लोगों की आवश्यकता है, ज्यादा लोग हैं वहां ज्यादा पैसे भी लगेंगे, धन भी लगेगा और जो समय है वो भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं। जैसे जनगणना है, सेंसस होती है। तो अब सेंसस में क्या होता है? सेंसस में क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोगों की जनसंख्या काम करती है और काफी लोग जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको सरकार लगाती है, फिर उनको पेमेंट भी करती है, धन भी देती है और काफी समय भी लगता है, डोर टू डोर जा रहे हैं, सारी डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं। तो अधिक श्रम भी लगता है, धन भी लगता है और समय की भी जो आवश्यकता होती है वो ज्यादा होती है। परंतु द्वितीयक आंकड़े बिल्कुल इसके विपरीत हैं। द्वितीयक आंकड़ों में समय, श्रम और धन की बचत होती है। अब आज मुझे बताना हो कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो मैं सरकार की वेबसाइट पे जाऊंगा और वहां से सारी जानकारी ले लूंगा। तो मेरे लिए क्या है, ना तो मुझे समय लगा, ना ज्यादा मेहनत लगी और ना अपना पैसा लगा। तो द्वितीयक जो आंकड़े हैं, सेकेंडरी डेटा जो होता है, वो समय को भी बचाता है, श्रम को भी बचाता है, धन की भी बचत करता है।
किसी शोध, शोध का मतलब क्या होता है, कोई रिसर्च जो करी जाती है, हेतु प्रश्नावली की सहायता मौलिक आंकड़े एकत्रित करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्रश्नावली बनाई जाएगी, क्वेश्चनरी बनाई जाएगी, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। किसी शोध हेतु भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का उपयोग करना। अब यहाँ पर क्या है, अगर कोई शोध कर रहे हैं, कोई रिसर्च अपन लोग कर रहे हैं किसी मुद्दे पे, तो हम क्या करेंगे, जो भारत सरकार ने जो डेटा प्रोवाइड करा रखा है, जो प्रकाशित कर रखा है, उसकी मदद से ही हम आगे बढ़ेंगे, उसी का ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बीच में डिफरेंस था, जो कि मुझे लास्ट लेक्चर में करा देना चाहिए था, वो मुझसे छूट गया। तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, लेक्चर में छूट गया पर चैप्टर में तो नहीं छूटना चाहिए, बच्चों को काम आएगा, इसलिए अपन ने इस लेक्चर में करा दी है। अब आ जाते हैं हम हमारे आज के मेन टॉपिक पर, कि हम आंकड़े कैसे संग्रहित करते हैं। संग्रहित का मतलब क्या होता है, कलेक्ट कैसे करते हैं। हम हमारा जो भी आंकड़ा या जो भी डेटा हम लोगों को कलेक्ट करना है तो कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि कोई विनिर्माता अपने किसी उत्पाद के संबंध में या कोई राजनीतिक पार्टी अपने किसी उम्मीदवार के विषय में कैसे निर्णय करती है? तो क्या आपको पता है कि कोई भी विनिर्माता, विनिर्माता का मतलब क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो किसी चीज को बनाता है, तो वो अपने उत्पाद के संबंध में, मतलब कौन सा प्रोडक्ट लोगों के बीच में चलेगा या नहीं चलेगा, और राजनीतिक पार्टी कैसे तय करती है कि साहब कौन सा कैंडिडेट हमें जीता सकता है और कौन सा हमें हरा सकता है। तो इन सब का क्या होता है कि जनता के बीच में, जनता से पूछा जाए, जनता से पूछा जाए, जनता के पास जाकर कि हाँ साहब इस बार कौन सा ज्यादा लोकप्रिय नेता है जिसको आप चाहते हैं कि ये जीत। तो अगर वो उस पार्टी में होता तो वो पार्टी वाले क्या उसी को कैंडिडेट बना देते हैं। ऐसे ही किसी चीज के लिए, सामान के लिए, वस्तु के लिए क्या है, जनता क्या चाहती है उस हिसाब से वही सामान बनाते हैं। तो ये सर्वे करवाए जाते हैं और सर्वे के द्वारा, सर्वेक्षण के बाद ये जानकारी मिलती है कि हाँ साहब ये व्यक्ति है, ये वस्तु है जो जनता चाहती है, तो वही प्रोवाइड होता है। वे उत्पाद विशेष या उम्मीदवार विशेष के बारे में जन समुदाय से प्रश्नों के माध्यम से सर्वेक्षण करते हैं। सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है, सर्वे करना, सर्वे करना। उत्पाद विशेष मतलब कौन सा जो प्रोडक्ट है कौन सा सही है, और उम्मीदवार विशेष मतलब राजनीतिक पार्टी के हिसाब से कौन सा जो कैंडिडेट है वो सही है। इनके लिए क्या करते हैं, जन समुदाय से मतलब जनता के बीच में जाते हैं और प्रश्नों के माध्यम से क्वेश्चन पूछ करके क्या करते हैं, सर्वे करते हैं कि हाँ साहब ये वाला कैंडिडेट या ये वाला कैंडिडेट, कौन सा कैंडिडेट ज्यादा बेटर है, कौन सा सही है, कौन से को आप जिताना चाहते हैं, क्यों जिताना चाहते हैं, ये वाला प्रोडक्ट कंपनी लेकर के आना चाहती है, इस प्रोडक्ट में क्या खासियत है, इस वाले को आप क्यों इग्नोर कर रहे हो, ये प्रोडक्ट में क्या अच्छा है। तो इस प्रकार से सर्वे करते हैं और फिर सर्वे के आधार पर देखते हैं कि साहब ये वाला कैंडिडेट बढ़िया रहेगा या ये वाली जो चीज है, ये वाली की ज्यादा डिमांड पब्लिक में है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य कुछ विशिष्टताओं जैसे कीमत, गुणवत्ता, उपयोगिता, उत्पाद के संबंध में, लोकप्रियता, ईमानदारी और निष्ठा, उम्मीदवार के संबंध के बारे में जानकारी एकत्र करना होता है। अब जब इस प्रकार के कोई सर्वे करवाए जाते हैं, जैसे अभी इस प्रकार के कोई सर्वे करवाए जाते हैं, अब कोई किसी सामान के हिसाब से, तो उस सर्वे का क्या उद्देश्य रहेगा कि उस सामान की कीमत को लेकर के लोगों का क्या सोचना है, क्या लोगों को कीमत ज्यादा लग रही है, कम लग रही है, उसकी क्वालिटी को लेकर के लोगों के क्या विचार है, क्या क्वालिटी तो सही है कंपनी की या नहीं है, और उपयोगिता, वो लोगों के लिए कितना उपयोगी है, कितना यूटिलिटी है उसकी, कितना यूजफुल है। अभी जो उपयोगिता वाला टॉपिक है, ये शब्द बेटा, यह शब्द आपके लिए कक्षा 12 में व्यष्टि अर्थशास्त्र में बड़ा टॉपिक बन जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी, तो यहां पर ये जो उपयोगिता अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कक्षा 12 में यूटिलिटी का एक टॉपिक आएगा पूरा, उपयोगिता। और अगर हम उम्मीदवार के संबंध में बात करें तो उम्मीदवार कितना लोकप्रिय है, जनता किसको ज्यादा चाहती है, उसकी ईमानदारी कितनी है, वो ईमानदार है या नहीं, वो अपने काम के प्रति निष्ठावान है या नहीं। तो इन सब का जनता से पूछ करके क्या है, एक सर्वे करवा लिया जाता है और ये पता लगा लिया जाता है कि उनकी क्या कंडीशन है और क्या नहीं। सर्वेक्षण का उद्देश्य आंकड़ों को संग्रहित करना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट यही है आपके लिए बस, कि सर्वेक्षण जो करवाया जा रहा है, जो सर्वे करवाया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करवाया जा रहा है सर्वे, सर्वे क्यों करवाया जा रहा है, आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए, टू कलेक्ट डेटा, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए ही सर्वेक्षण करवाया जाता है, सर्वे करवाया जाता है। अगर हमें किसी चीज पे कोई आंकड़ा नहीं चाहिए, हमें कोई डेटा नहीं चाहिए, तो हम सर्वे भी नहीं कराएंगे। हमें आंकड़ा चाहिए, डेटा चाहिए, तभी तो हम सर्वे करवा रहे हैं, तभी तो हम जनता से पूछ रहे हैं, और जनता से पूछ रहे हैं तो हमें डेटा मिलेगा, और डेटा चाहिए था इसीलिए तो हमने सर्वे करवाया है बच्चों।
सर्वेक्षण वह विधि है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सूचना एकत्र की जाती है। अब आपसे कोई पूछ ले कि बेटा तू बार बार में सर्वेक्षण कह रहा है, सर्वे कह रहा है, पर अच्छी बात है, पर ये सर्वे क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो आप कहोगे सर्वेक्षण वह विधि है, या आप इसको आसान भाषा में लिख सकते हो वह तरीका, वह मेथड है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से, मतलब अलग अलग लोगों से आप क्या करोगे, सूचना एकत्र करोगे, मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करोगे। आप पूछोगे कि हाँ भैया जानकारी दो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, चलिए जैसे मान लीजिए आज आपकी स्कूल में कोई 2 टीचर है, एक्स और वाई। अब आपसे क्या करवाया गया, आपकी क्लास में टोटल 100 बच्चे हैं। अब 100 बच्चों में क्या करा कि जो प्रिंसिपल है वो डेटा लेना चाहते थे कि दोनों टीचरों में से, या जैसे मान लो कि भैया आपकी क्लास में टोटल 5 टीचर आपको पढ़ाते हैं, ए बी सी डी ई, ये 5 टीचर पढ़ाते हैं। अब आपकी जो प्रिंसिपल है वो डेटा लेना चाहती है कि भैया कौन सा टीचर बच्चों में सबसे प्रिय है, कौन से टीचर का पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो फिर आपकी प्रिंसिपल ने एक एक को बुलाया, ठीक है, हाँ भाई बेटा आप आओ, कौन से टीचर सबसे बढ़िया लगता है, सर मैम मुझे सी टीचर बहुत अच्छा लगा, कोई दूसरा डी, फिर ई। अब इससे क्या है, प्रिंसिपल को जानकारी मिल गई कि 100 बच्चों में से 40 बच्चे ऐसे हैं जो ए को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, 25 बच्चे ऐसे हैं जो बी को बहुत पसंद करते हैं, 25 ही बच्चे ऐसे हैं जो सी को बहुत पसंद करते हैं, 6 बच्चे ऐसे हैं डी को बहुत पसंद करते हैं, और 4 बच्चे ऐसे हैं जो ई को बहुत पसंद करते हैं। ये अपने हो गए 100 बच्चे। तो इससे एक डेटा मिल गया कि साहब ये जो 5 टीचर पढ़ा रहे हैं, इन 5 टीचरों में सबसे बेस्ट वो ए है। ऐसे दूसरी क्लासों में देखा, तीसरी में, चौथी में, पांचवी, सारी क्लासों में प्रिंसिपल ने चेक करा। तो सर्वेक्षण क्या है, सर्वे एक ऐसी विधि, एक ऐसे तरीका है जहां पर अलग अलग लोगों से क्या है, सूचना जानकारी इकट्ठी करी जाती है। अब सर्वेक्षण के साधनों की तैयारी देखो। अब आपको सर्वेक्षण करना है, सर्वे करना है, तो सर्वे करने के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, कुछ साधन, कुछ मीडियम से कुछ मोड है, उनकी आवश्यकता होती है। तो उनकी कैसे तैयारी करी जाती है सर्वेक्षण, ये जब सर्वे किया जाता है तो सबसे जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं बच्चों क्वेश्चन, कि आप क्वेश्चन कौन से पूछते हो, और क्वेश्चनों से मिलकर के बनती है प्रश्नावली। ठीक है, मतलब प्रश्नावली का मतलब क्या है, एक लिस्ट है पूरी क्वेश्चंस की कि हमें सामने वाले व्यक्ति से ये सवाल पूछने हैं। एक पूरी लिस्ट होगी, और वो लिस्ट जो है वो आप लेकर के तैयार रहेंगे, और फिर जनता से आप पूछोगे ये वाली बात बताओ, ये वाली बात बताओ, ये वाली बात बताओ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण, जनगणना जब होती है तो वो पूरी एक लिस्ट रहती है। अच्छा जी, हाँ भाई मुखिया का नाम, ठीक है, घर में कितने सदस्य हैं, इतने, पुरुष कितने हैं, इतने, महिला इतनी, बच्चे इतने। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में, हाँ भाई मुखिया ने क्या कर रखा है, ये, अच्छा मुखिया के पति ने क्या कर रखा है, बच्चों ने क्या कर रखा है, अच्छा कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे, अच्छा एक ग्रेजुएशन कर रहा है, एक 12th में, ठीक, अच्छा इनकम कितनी है आप लोगों के घर में। मतलब पूरा एक जो प्रश्न सामने वाले से पूछने हैं वो सारे प्रश्न तैयार करके जाएगा ना। ऐसा थोड़ी यहाँ जा करके सोच लेंगे, पूछ लेंगे यार कि कुछ भी हो देखेंगे चलेंगे, ऐसा तो नहीं। पूरी प्रश्नावली तैयार करके जानी पड़ेगी, और फिर वो वहां पूछता जाएगा। तो ये सर्वेक्षण, सर्वे का जो सबसे बड़ा साधन होता है वो प्रश्नावली होता है। सर्वेक्षणों में उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक प्रचलित साधन है प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरव्यू। ठीक है, जब कोई इंटरव्यू भी लेता है तो वो पहले क्वेश्चन तैयार करके रखता है कि साहब मुझे सामने वाले से ये पूछना है और ये नहीं पूछना। तो प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची मतलब जो पूरा इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाएंगे वो। प्रश्नावली या तो स्वयं उत्तरदाता द्वारा भरी जाती है या फिर शोधकर्ता, गणनाकार अथवा प्रशिक्षित जांचकर्ता द्वारा भरी जाती है। देखो अब जो ये प्रश्नावली है ना, अब प्रश्नावली का मतलब क्या है, उसमें प्रश्न लिखे हुए, और प्रश्न क्यों लिखे हुए, क्योंकि उसका उत्तर लिखना है। तो या तो क्या होता है, इन प्रश्नों के उत्तर खुद उत्तरदाता भर देता, मतलब जो उत्तर देने वाला। जैसे मान लीजिए आज कोई मेरे पे जानकारी लेने आया है, अब मेरे पास कोई जानकारी लेने आया तो क्या हुआ, उसने मुझे बोला सर ये सवाल है, इन सवालों के प्लीज आप आंसर लिख दीजिएगा। जैसे मैं आपको जनगणना की बात बताता हूँ। जनगणना में कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब जो काउंटिंग करने आते हैं ना, उनके लिए बड़ी हेडेक क्रिएट कर देते हैं। कभी कभार पूछते हैं, हाँ साहब आप किस बच्चे की कितनी उम्र है, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, आपके सामने खड़ा है देख लो कितनी उम्र होगी। अरे तो भाई उस जनगणना करने वाले को थोड़ी होता, आपने कोई कार्ड बनवा रखा होगा, कहीं स्कूलों के डॉक्यूमेंट में नाम लिखवा रखा होगा, वहां लिखाई हुआ था, अजी इसमें बताना क्या, देखो आपके सामने हट्टा खट्टा बच्चा खड़ा है, अब देख लो कितनी होगी इसमें उम्र, हम क्या बताए। अरे मतलब वो ऐसे पढ़ा लिखा, अजी पढ़ा लिखा तो क्या है, कर ली 13वीं पास कर ली, लिख लो 13वीं लिख लो, कौन सी में है मम्मी मुझे तो नहीं पता।
अरे तेरे, तुझे नहीं पता था क्या मैं जाती हूँ वहां पढ़ने? देखो साहब देखो, ऐसी औलादे हैं ऐसी, इनको नहीं पता कि कौन सी में है। अब मैं कैसे बता दूं साहब, आप ही पूछ लो, आप पूछ ले। अरे बताओ ना साहब को कौन सी में पढ़ता है तू? हाँ हाँ मम्मी कॉलेज में जाता हूँ। अच्छा बेटा कॉलेज में कौन से? कॉलेज में तो अंकल देखो पिछले साल ही 12th हुई थी, इस साल गया था तो दो सब्जेक्ट में फेल हो गया। मतलब अंकल समझ जाते बेटा, मतलब तो अभी भी फर्स्ट ईयर में ही है। बोला हाँ हाँ अंकल जब ठीक है। तो कुछ लोग तो उनके लिए बड़ी हेडेक कर देते हैं, और कुछ लोगों को क्या होता है जो समझदार होते हैं तो वो जनगणना वाले जाते हैं, बोले सर देखिए हम जनगणना से आए हैं सरकारी विभाग से, और हमारी रिक्वेस्ट है ये सारे सवालों के जवाब देने, तो प्लीज़ आप इसको भर कर के तैयार रखिएगा, जो मैं 5 मिनट में ही अपने रजिस्टर में सारा उतार लूँगा। तो कुछ लोग होते हैं जो समझदार, हाँ वो भर के देते थे, हाँ साहब इतने घर में है ये है, सारी जानकारी लिख करके देते थे। तो या तो उत्तरदाता उत्तर देने वाला खुद भर दे, या जो शोध करता है जो गणना करने आया है वो भर ले, या कोई अब गणनाकार भी आता है वो भी पूरा ट्रेंड व्यक्ति आता है जिसके पास पूरी ट्रेनिंग होती है, या जो प्रशिक्षित जांच करता है, जो जांच करने आया प्रशिक्षित ट्रेंड है मतलब गणनाकार, वो भी भर सकता है। मतलब या तो उत्तरदाता भर देगा या गणनाकार खुद भर लेगा। प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची तैयार करने में आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब अगर आप कभी भी सामने वाले से कुछ प्रश्न पूछने के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कैसे प्रश्न हम लोगों को बनाने हैं, कैसे क्वेश्चंस हम लोगों को बनाने हैं, जो पूरी क्वेश्चनरी होती है, जो पूरी प्रश्नावली होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, तो आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। देखिए कभी भी क्या होता है, चाहे हमारे टीचर्स का लेक्चर हो, चाहे स्कूलों में टीचर की क्लास हो, और चाहे सामने वाले के द्वारा पूछे गए सवाल हो, वो कभी ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। इंसान दुखी हो ही जाता है। अब अगर कोई सर्वे करने वाला आए, हाँ भैया ये बताना, हाँ ठीक है भैया ये बताना, 2-3 सवाल तक तो इंटरेस्ट के साथ जवाब देगा। अरे यार भैया कितने के भैया, टोटल 20 सवाल। हाँ 20 सवाल है, पागल हो गया भाई, कितना पूछेगा तू ऐसा, 20 सवाल है। तो ज़्यादा क्वेश्चनरी जो प्रश्नावली है वो लंबी नहीं होनी चाहिए। मैं जैसे एक बार की बात है, मैं जब जैसलमेर है राजस्थान में, बड़ी प्रसिद्ध जगह घूमने लायक, मैं वहाँ से आ रहा था तो ट्रेन में फॉरेनर्स थे, और शायद वो जर्मनी के थे, हाँ शायद जर्मनी के ही थे। तो लड़का लड़की थे, अब उनके ये भी नहीं पता चलता हस्बैंड वाइफ है ब्रदर सिस्टर है, भगवान ही जाने कोई भी हो। तो मैंने उनको जाकर के ये बोला था कि सर कैन आई टेक सम पिक्स, तो पिक्स में तो बेस्ट लगा कि मैं कुछ फ़ोटोज़ ले सकता हूँ। तो अब पिक्स, अब उस समय मैं भी छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, 9th-10th की बात है। तो पिक्स बोलो, पिक्स, सॉरी सर पिक एक ही। तो वो उसने सोचा यार ये तो कितनी सारी फोटो लेगा, तो ना सर ओनली वन। ओके कम। तो यहाँ पर जैसे वो सामने वाला चौंक गया था फिक्स के नाम से, आप वो भी इतने 20 सवाल पूछेगा, और तो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट, जो आपका उद्देश्य मुख्य बातें वो पूछ करके खत्म कर देनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके प्रश्नों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। ज़्यादा संख्या होगी तो इंसान परेशान हो जाए। जैसे आज आप है, आपके पेपर में 40-45 क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप खुद हो रहे हो और कितना बड़ा पेपर है, कैसे करेंगे, 15-20 मिनट तो इसी में खराब कर दोगे यार, करेंगे कैसे। लंबी प्रश्नावली उत्तरदाताओं को हतोत्साहित करती है। अब देखो एग्जाम में तो जब आप पेपर दे रहे हो तो ये तो आपकी मजबूरी, आपको सारे आंसर लिखने हैं, पर जब आप किसी से सवाल पूछने जा रहे हो और इतने लंबे क्वेश्चंस की ढेर लगा लोगे तो भैया वो क्यों देगा, वो हतोत्साहित हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। छोड़ना यार, एक पूछ लिया, 2 पूछ लिया, 20 मिनट से पूछता ही जा रहा है, क्वेश्चन ही खत्म नहीं हो रहे इसके, कौन जवाब देगा, भगे यहाँ से, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं ज़्यादा फालतू। और कोई सरकारी विभाग से आए तो फिर भी लोग सही से जवाब दे देते हैं, बाकी फालतू, हाँ साहब आप हमारे प्रोडक्ट को पसंद करते हो या नहीं करते हो, आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं है, चलो यहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद लाल मिर्ची भी है या नहीं है, हरी मिर्ची मिला रहे हो या नहीं मिला रहे हो, कैसा लग रहा है मसाला बताओ। तो अगर ऐसे सवाल पूछता जाएगा तो डीमोटिवेट हो ही जाएगा। प्रश्नावली समझने में आसान होनी चाहिए, अस्पष्ट या कठिन शब्दों से बचना चाहिए। अब ऐसा खुद को ज्यादा ज्ञानी दिखाने के लिए हमें बहुत कठिन शब्द वाली प्रश्नावली नहीं बनानी चाहिए, बिल्कुल आसान, सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, ऐसा बनाओ। आसान शब्द है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। प्रश्न ऐसे क्रम में व्यवस्थित किए जाने चाहिए कि उत्तर देने वाला व्यक्ति आराम से उत्तर दे सके, मतलब सही क्रम में व्यवस्थित करे जाने चाहिए। मतलब पहले क्या सवाल है, फिर उसके बाद क्या सवाल है, फिर उसके बाद क्या सवाल है, जिससे कि आसान से उत्तर देने वाला उत्तर दे सके, इजीली वो उत्तर बता सके।
प्रश्नावली सामान्य प्रश्नों से आरंभ होकर विशिष्ट प्रश्नों की ओर बढ़नी चाहिए। मतलब हमेशा पहले जो प्रश्न पूछो शुरू में सामान्य प्रश्न पूछो, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पहली बार में मत पूछ लो। पहला ही क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछ लोगे तो उसका वैसे ही दिमाग खराब हो जाएगा, बोले चल मैं तो नहीं दे रहा जवाब। तो पहले सामान्य आसान आसान से क्वेश्चन पूछो, फिर धीरे धीरे जो स्पेशल क्वेश्चन है ना उनकी तरफ बढ़ो, जिससे उसका इंटरेस्ट और बढ़े। यार ये पहला जो क्वेश्चन पूछा तो सामान्य पूछो, उसका थोड़ा और अच्छा पूछो, और अच्छा पूछो, और अच्छा पूछो, एंडिंग तक और भी अच्छे क्वेश्चन पूछेगा। प्रश्नावली की शुरुआत सामान्य प्रश्नों के साथ होनी चाहिए और विशिष्ट प्रश्न क्रमश बाद में दिए जाने चाहिए। इससे उत्तरदाता निश्चित हो जाता है। तो पहले शुरुआत हमेशा सामान्य प्रश्नों से करो और फिर एंडिंग में जाता जाता आप विशिष्ट प्रश्न पूछो। इससे उत्तरदाता, उत्तर देने वाला निश्चित होता है, निश्चिंत हो जाता है कि हाँ भाई सही सवाल पूछ रहा है, सही क्रम में पूछ रहा है। ये जो बातें यहाँ तक आपको लिखवाई है, ये सारी क्या है कि प्रश्नावली बनाते हुए समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि प्रश्नावली बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी बातें आप लिख दीजिएगा। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर यहां तक का तो आपका हो गया। अब आपसे उदाहरणों के साथ आपको हर चीज समझाई जाएगी। गलत विशेष ओके, गलत प्रश्न। अब ये जो उदाहरण है, अब गलत प्रश्न देखो। अब जो प्रश्नावली वाला है हमने देखा सही प्रश्न होने चाहिए, कठिन नहीं होने चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले गलत प्रश्न देखते हैं, फिर सही प्रश्न क्या होगा। गलत प्रश्न क्या है, क्या बिजली के प्रभार में वर्दी को उचित ठहराया जाना चाहिए। तो जो बिजली का प्रभार हो रहा है उसमें जो वर्दी हो रही है उसको उचित ठहराया जाए। क्या आपके क्षेत्र में बिजली की पूर्ति नियमित रहती है। अब ये क्या है, ये जो सवाल पूछे गए ये गलत है। सही क्या है फिर सर, गलत क्वेश्चन क्या है, क्या बिजली के प्रभार में वर्दी को उचित ठहराया जा सकता है। क्या आपके क्षेत्र में बिजली की पूर्ति नियमित रहती है, मतलब पूछ रहा है कि भाई बिजली आ रही है या नहीं आ रही। क्या आपके क्षेत्र में बिजली की पूर्ति नियमित रहती है। क्या बिजली के प्रभाव में वर्दी को उचित ठहराया जा सकता है। मतलब इसने क्या करा है, ऑर्डर सही करा है। क्वेश्चन वही है, ऑर्डर सही करा। पहले उसने क्या पूछा है कि क्या बिजली आती है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या बिजली के प्रभाव में वर्दी को उचित ठहराया जा सकता है। तो जो बिजली में वर्दी हो रही है, ठीक है भाई, उससे पहले पूछो तो सही वहां बिजली आती भी है या नहीं आती है। हाँ बिजली। अब आप किसी से जाकर के पूछो कि हाँ ये जो जियो का जो नया डाटा पैक आया ये सही है या नहीं है। वो बोले अरे भाई यहाँ नेटवर्क ही नहीं आते किसी कंपनी का। तो पहले ये तो पूछो कि हाँ भाई यहाँ नेट चलता तो है क्या, नेटवर्क आता भी है या नहीं आता। फिर उसके बाद पूछो कि साहब इस कंपनी का जो भी डेटा पैक बढ़ा है वो सही है या गलत है। तो वही बात यहाँ पर है। फिर प्रश्न यथातथ्य एवं स्पष्ट होने चाहिए। अब ये देखो, ये बातें भी आपको प्रश्नावली में ध्यान रखनी है। जहां वहां तक लिख लिया वहां तक ठीक है। आपको गलत प्रश्न और सही प्रश्न नहीं बताने हैं ये, ठीक है, हर जगह नहीं बताने एग्जाम में। अब एक पॉइंट उसमें क्या जोड़ना है, प्रश्न यथातथ्य है। यथातथ्य मतलब बिल्कुल फैक्ट के साथ सही होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल, गलत प्रश्न क्या, आप आकर्षक दिखने के लिए अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग कपड़ों पर खर्च करते हैं। तो अब आप आकर्षक दिखने के, अट्रैक्टिव दिखने के लिए कितना प्रतिशत अपनी आय का खर्चा कपड़ों पर करते हैं, ये गलत क्वेश्चन है। सही क्या, आप अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग कपड़ों पर खर्च करते हैं। आकर्षक क्या होता है भाई, है आकर्षक क्या होता है। आकर्षक तो यह है कि दूसरों की नजर में है, दूसरों की नजर में। आज एक व्यक्ति ने शर्ट और पैंट पहना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत खराब लग रहा है। अरे क्या पैंट शर्ट पहन ली। किसी ने कोट पैंट पहना, मुझे बहुत बेकार लग रहा है, क्या आएगा कोट पैंट, किसी को अच्छा लग रहा है। आकर्षक तो दूसरों की नजर में है, उसके में थोड़ी है। तो सही सीधा क्या है कि आप अपनी आय का कितना प्रतिशत कपड़ों पर खर्च करते हो। अब कपड़े तो पहनने हैं भैया, अच्छे बुरे ये तो सब है, पहनने तो है, तो उस पर कितना खर्चा करते हो, ये सही प्रश्न हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रश्न अनेकार्थक या अस्पष्ट नहीं होने चाहिए। तो देखो अब ये बात भी ध्यान रखनी, प्रश्न अनेकार्थक नहीं होने चाहिए। अनेकार्थक मतलब ऐसा नहीं हो कि आपके एक ही प्रश्न के अनेक अर्थ हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो कि वह वो समझने में उसका टाइम निकल जाए। और अस्पष्ट भी नहीं होने चाहिए। अस्पष्ट होगा प्रश्न तो वो जवाब नहीं देगा, और जवाब नहीं देगा तो इसका मतलब क्या है, जो इंटरव्यूअर है, जो गणनाकार है, जो गणना करना है, उसी का नुकसान है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप ही गणनाकार हो, आप ही किसी मुद्दे पर इस चीज की तैयारी कर रहे हो कि हाँ भाई मुझे इस बात का पूरा सर्वे करना है। तो उन चीजों में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन मत बना देना जिसका उसे एक वर्ड में वो बेचारा उलझ जाए या अस्पष्ट हो, ऐसा ना हो। प्रश्न ऐसे हो ताकि उत्तरदाता शीघ्र सही एवं स्पष्ट उत्तर देने में सक्षम रहे। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन बनाओ जिससे कि आसानी से उत्तरदाता जल्दी से और अच्छा बेहतर आंसर दे सके। जैसे कि क्या आप प्रति माह पुस्तकों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। यह गलत प्रश्न कि क्या आप प्रति माह पे पुस्तकों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। सही प्रश्न क्या है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाए, आप प्रति माह पुस्तकों पर कितना खर्च करते हैं। देखो अभी कितना आसान हो गया, क्या आप प्रति माह पुस्तकों पर पैसा खर्च करते हैं। यार अब करता हूं या नहीं करता पता नहीं।
अब पर ऐसे मैं सोच लूँ कि हाँ भैया मैंने पिछले साल में किताबें जो खरीदी थी मेरे पढ़ने के हिसाब से, पर्सनली नॉलेज को बढ़ाने के लिए 1000 रुपये की किताबें खरीदी थी। 1000 रुपये की किताबों का मतलब है कि महीने में 6 महीने के अंदर मैंने 500 रुपये खर्च करे हैं किताबों पे। हर महीने का मतलब ये आ जाएगा लगभग 80-90 रुपये जो है मैंने खर्च करे, 80-90 रुपये मैंने खर्च करे। अब इसमें सही विकल्प का निशान लगा दीजिए। 200 रुपये से कम, 200 या 300 के बीच, 300 या 400 के बीच, या 400 से अधिक। जैसे अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ तो ये मेरा ये वाला सही हो जाएगा। अभी आसान हो गया ना, आंसर देने वाले के लिए आसान बना करके रखना है, आपको खुद के हिसाब से नहीं बनाना। प्रश्न दोहरी नकारात्मकता वाले नहीं होने चाहिए। प्रश्नों को क्या आप नहीं से शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे पूर्वाग्रहग्रस्त उत्तर मिलने की संभावना हो सकती है। कभी भी क्वेश्चन नकारात्मकता वाले नहीं होने चाहिए। नकारात्मकता वाले मतलब नेगेटिव नहीं होने चाहिए, मतलब न से शुरू मत करो, न से। क्या आप ये बात पसंद नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं आना चाहिए। नेगेटिव जहां आ गया तो फिर वो नेगेटिव ही आंसर मिलता है उसमें। जैसे कि क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि धूम्रपान को निषिद्ध किया जाना चाहिए? तो ये गलत प्रश्न है, नहीं आ गया ना कि क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि धूम्रपान को बंद कर देना चाहिए, निषिद्ध किया जाना चाहिए? सही क्या है? क्या आप सोचते हैं कि धूम्रपान को निषिद्ध किया जाना चाहिए? अब यहाँ पे नहीं हटाया, बाकी वही है, क्या धूम्रपान को निषिद्ध किया जाना चाहिए, ऐसा आप सोचते हैं क्या? हाँ नहीं पूछ रहा हूं। प्रश्न संकेतक प्रश्न नहीं होने चाहिए जिससे उत्तरदाता को जवाब देने के लिए सूत्र मिले। कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार का संकेतक नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई संकेत ना मिले, किसी प्रकार का आप हिंट ना दे दो उसको, ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए। वो खुद ही अपनी इच्छा से उत्तर दे सके, ऐसा दो। जैसे कि क्या आप इस उच्च कोटि की चाय के स्वाद को पसंद करते हैं? मतलब अब आपने खुद नहीं बता दिया कि चाय भी इस वाली कोटि की पसंद करते हो या नहीं करते, तो उसको हाँ जवाब सा मिल ही रहा है ना यार, आसान सा। आपको इस चाय का स्वाद कैसा लगा, अब ये बताओ। पसंद करते हैं, आप इसमें बताओ पसंद करते हो, मतलब आप जोर दे रहे हो पसंद पे। आप पूछ रहे हो कि कैसा लगा, स्वाद कैसा लगा। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। प्रश्न से उत्तर के विकल्प का संकेत नहीं मिलना चाहिए। क्या आप कॉलेज के बाद नौकरी करना चाहेंगी या गृहिणी बनना चाहेंगी? तो प्रश्न से उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। अब आपने यहाँ पे पूछ लिया या तो नौकरी या घर गृहस्थी संभालना चाहोगी, तो अब या तो वो दोनों में से एक जवाब दे देगी, जो कि एक गलत सवाल है। आप कॉलेज के बाद क्या करना चाहेंगी, यहाँ पे आप छोड़ दिए। अब वो भैया नौकरी करना चाहती है, सरकारी की तैयारी करना चाहती है, गृहस्थी को संभालना चाहती है, क्या करना चाहती है, वो यहाँ पे जवाब मिल जाएगा। तो यहां तक इस प्रकार के सवालों का आपको ध्यान रखना है। प्रश्नावली में परिमितोत्तर संरचित या मुक्तोत्तर असंरचित, इनको कहा जाता है बेटा क्लोज एंडेड, और इनको कहा जाता है ओपन एंडेड। ये संरचित का मतलब है स्ट्रक्चर्ड, और ये है अनस्ट्रक्चर्ड। उपरोक्त प्रश्न की एक विद्यार्थी कॉलेज के बाद क्या करना चाहती है, एक मुक्तोत्तर प्रश्न है। मतलब मुक्तोत्तर ओपन एंडेड है, मतलब अभी आपके पास बहुत कुछ है उसमें बोलने में, ओपन है वो। क्लोज एंडेड का मतलब कहीं ना वो क्लोजिंग पे आ जाएगा। संरचित प्रश्न या असंरचित प्रश्न या तो द्विविध प्रश्न हो सकते हैं या फिर बहुविकल्पी प्रश्न हो सकते हैं। द्विविध प्रश्न का मतलब क्या हो जाता है, जहां पर दो ही चॉइस है आपके पास, हाँ या ना में आप जवाब दे दो। बहुविकल्पी में क्या होता है, बहुत सारे आपका विकल्प हो। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया, 200 रुपए से कम खर्च करते हो, 200 से 300, 300 से 400 या 400 से अधिक किताबों पे खर्चा करते हो। जब किसी प्रश्न के उत्तर में हाँ या नहीं के मात्र दो ही विकल्प होते हैं तो इसे द्विविध प्रश्न कहा जाता है। जब सिर्फ दो ही जवाब हो, दो ही ऑप्शन हो, हाँ या ना, तो उसे क्या कहा जाएगा, द्विविध प्रश्न कहे जाएंगे। जब प्रश्नावली के अंतर्गत दो से अधिक उत्तरों के विकल्प होते हैं वहां बहुविकल्पी प्रश्न अधिक उपयुक्त होते हैं। और जहां प्रश्नावली के अंतर्गत दो से अधिक उत्तरों के विकल्प हो सकते हैं, क्या भैया नहीं हाँ या नहीं, इससे भी अधिक हो सकते हैं, तो वो बहुविकल्पी हो जाएगा। उदाहरण, प्रश्न, आपने अपनी जमीन क्यों बेच दी? कर्ज चुकाने के लिए। अब एक सवाल पूछा गया कि आपने अपनी जमीन क्यों बेच दी? कर्जा चुकाने के लिए, बच्चों की शिक्षा हेतु, धन की व्यवस्था के लिए, किसी अन्य संपत्ति में निवेश हेतु, कोई अन्य कारण, कृपया स्पष्ट करें। देखो अब अगर वो यहाँ सवाल पूछता क्या आपने अपनी जमीन बेच दी, तो वह हाँ या ना, तो ये तो क्या हो जाता, द्विविध वाला क्वेश्चन हो जाता कि भैया हाँ या ना में जवाब देना। पर ये पूछा आपने अपनी जमीन क्यों बेची,
तो अब उसमें कारण और भी हो सकता है, कर्ज चुकाने के लिए बेची है, बच्चों की शिक्षा के धन के लिए बेची है, किसी अन्य संपत्ति में निवेश करने हेतु बेची है, या कोई अन्य कारण के कारण बेची, तो कृपया अपना स्पष्ट कर दें। अब यहाँ पे इसको स्पेस दिया हुआ है कि आपने क्यों बेची, वो अपना स्पष्ट कारण बता दें। मुक्तोत्तर प्रश्न विश्लेषण की दृष्टि से उपयुक्त, बेटा यहाँ पर मुक्तोत्तर नहीं आएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है प्रतिमोत्तर वो आएगा, क्लोज एंडेड वाला है वो आएगा। उपयोग स्कोर तथा कोड के लिए आसान होते हैं क्योंकि उत्तरदाताओं को दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनना होता है, लेकिन इनके उपयुक्त विकल्प लिखने में कठिनाई होती है। अब देखो ये आप कोई कोड स्कोर इनके लिए सही रहता है, इससे वो विकल्प चुन सकता है, पर इसमें विकल्प लिखने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। इन विकल्पों को स्पष्ट तौर से लिखा जाना चाहिए ताकि मुद्दे के दोनों पहलुओं को प्रतिनिधित्व हो सके, और इस जो भी विकल्प आप दे रहे हो वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए जिससे कि वो अपनी बात बिल्कुल साफ तरीके से कह सके। यहां पर एक संभावना यह भी रहती है कि व्यक्ति विशेष का सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से कोई भी ना हो, इसके लिए कोई अन्य का विकल्प दिया जाना चाहिए जहां उत्तरदाता अपना वह उत्तर लिख सके जिसकी अपेक्षा शोधकर्ता सर्वेक्षक को भी नहीं होती है। अब मतलब क्या हो कि हमेशा एक विकल्प तो क्या है अन्य का देना ही चाहिए, क्योंकि अब आपने जैसे अभी वहां पे देखा बच्चों के लिए जमीन बेची है, कर्जा उतारने के लिए जमीन बेची है या अन्य। अब देखो हम जो सोचते हैं जरूरी थोड़ी उसी कारणों के कारण जमीन बेची हो, और भी कारण हो सकता है, आप अन्य लिख दो। अब अन्य लिख दिया तो वहां व्यक्ति अपना जो परफेक्ट रीजन होगा वो लिख कर बता सकता है कि हाँ साहब इस कारण के कारण बेची है। ऐसा रीजन भी लिख सकता है जिसके बारे में शोधकर्ता सर्वेक्षण ने नहीं सोचा हो, जो उसको पता चल गया कि चलो भाई अच्छी बात है, अपने अन्य का पॉइंट दे दिया। इसके अलावा बहुविकल्पी प्रश्नों की एक अन्य सीमा यह भी है कि इसमें उत्तरदाता को अनेक वैकल्पिक उत्तर देकर प्रतिबंधित कर दिया जाता है, अन्यथा उत्तरदाता इन विकल्पों से भिन्न उत्तर भी दे सकता है। देखो अब बहुविकल्पी प्रश्नों की क्या होती है, एक सीमा होती है, कमी होती है। क्या होती है, हमने विकल्प देकर करके उसको बांध दिया कि साहब इन चार में से ही तुझे जवाब देना है, और हो सकता है कि वो जवाब इन चार के अलावा भी कुछ देना सकता हो, और भी कोई कारण हो सकता हो उन चार के अलावा वो बताना चाहता हूं। मुक्तोत्तर प्रश्न के अंतर्गत व्यक्ति को उत्तर देने की अधिक व्यक्तिगत छूट रहती है, लेकिन इनकी सही व्याख्या करने में कठिनाई होती है तथा इन्हें स्कोर करने में मुश्किल होती है क्योंकि उत्तरों में काफी विभिन्नता होती है। अब जो मुक्तोत्तर ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें वो क्या है, बहुत कुछ बता सकता है, जैसे आप कॉलेज के बाद क्या करना चाहेंगी, ठीक है, तो उसमें छूट रहती है, वो बता सकती है, पर उनका फिर थोड़ा सा क्या बड़ा कठिन हो जाता है कि स्कोर में रखना कि भैया क्या इसका मेन गोल क्या है क्या नहीं है। उदाहरण प्रश्न वैश्वीकरण के विषय में आपके क्या विचार हो सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ लिया कि वैश्वीकरण के विषय में आपके क्या विचार हो सकते हैं, तो बहुत है। पॉजिटिव में बोलने लगे तो बहुत सारे हैं, नेगेटिव में बोलने लगे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे विचार हो सकते हैं, तो ये बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हमारे आंकड़ों को जो संग्रहित करते हैं वो सर्वेक्षण के द्वारा करते हैं, सर्वे के द्वारा करते हैं। और सर्वे में हमें क्या चाहिए होती है, प्रश्नावली चाहिए होती है। प्रश्नावली में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो आज हम लोगों ने बड़े विस्तार से विस्तृतपूर्ण तरीके से जान लिया है। अब इसकी विधियों की चर्चा हम लोग करेंगे जो कि अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपके मन में कोई भी डाउट कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।